नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉर्क एकेडमी पर। आज से हम इतिहास का जो है रिवीजन सीरीज़ का वीडियो शुरू कर रहे हैं, जो कि प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास, इन सब के रिवीजन सीरीज़ पे वीडियो होगी, जिसमें हम फैक्ट को याद करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ पूरा रिवीजन भी करेंगे इतिहास का। और इसके अलावा यहाँ पे जो शब्द होंगे या जो घटनाएँ होंगी, उसका जहाँ पे छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, जिससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी बन पाए और रिवीजन एक अच्छे तरीके से हमारा चल सके। और ये वीडियो पार्ट पार्ट में आएगा और आप हर पार्ट को एक एक पार्ट करके आप रिवीजन करते जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी बनती जाएगी। इस वीडियो सीरीज़ को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है पवन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे हड़प्पा कालीन सभ्यता से, जो उत्खनन का कार्य किए गए और उनके लोकेशन कहाँ पर है, कब उत्खनन किया गया, किसने किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा स्थल है हड़प्पा। अब हड़प्पा जो है, कई बार सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि वो पहला स्थल था जो खोदा गया था या जिसे खोजा गया। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पर है। आज के वर्तमान पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के जो साहिवाल ज़िला है या साहिवाल स्थान है, वहाँ पर ये गया। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। और इसके अलावा इसकी एक दो बार और इस पे उत्खनन कार्य किए गए हैं, जैसे व्हीलर महोदय हैं। तो व्हीलर महोदय ने 1946 में व्हीलर महोदय ने ये 1946 में इसका एक बार और उत्खनन किया था। और इसके अलावा एक मैके हैं, जिन्होंने 1926 में, कब, 1926 में इसका उत्खनन कार्य किया था। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जगह पर। दूसरा है हमारा मोहनजोदड़ो। ये सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। लरकाना एक जगह है, वहाँ पर ये स्थित है। इसकी खुदाई की थी रखालदास बनर्जी ने 1921-22 में। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो को जो है, इसका एक उपनाम है, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। इसके अलावा मैके ने भी इसकी 1927 में एक बार और उत्खनन कार्य किया था। किसने? मैके ने 1927 में एक और बार इसका उत्खनन कार्य किया था। तीसरा है हमारा बनावली। बनावली रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा के हिसार जिले में। हिसार जिला जो हरियाणा का है, वहाँ पर है। इसकी खुदाई थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में। RS बिष्ट भी इनको कहा जाता है। चौथा है हमारा कालीबंगा। कालीबंगन में काली का मतलब है ब्लैक से ही है, काला से, और बंगन का मतलब है चूड़ियाँ। मतलब इसका एक अर्थ है, कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में। राजस्थान में एक हनुमानगढ़ जिला है, वहाँ पर है। इसकी खुदाई की थी अमलानंद घोष ने 1951 में। अगला हमारा जो स्थल है लोथल। लोथल ये गुजरात में है, अहमदाबाद में, भोगवा नदी के किनारे। ये उस समय एक बंदरगाह नगर था, बंदरगाह स्थल था, जहाँ से व्यापार होते थे। ये गोदीवाड़ा था ये। तो अहमदाबाद गुजरात में ये स्थित है। इसकी खुदाई की थी रंगनाथ राव ने 1954 में। अगला हमारा स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। ये लूनी नदी आज के टाइम पे लुप्त हो चुकी है, कच्छ गुजरात में जाकर के ये लुप्त हो जाती है। और इसका जो लोकेशन है, वो लोकेशन भी है कच्छ गुजरात। JP जोशी ने इसकी खोज की थी 1967-68 में। अगला स्थल हमारा रंगपुर। रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे स्थित है, काठियावाड़ गुजरात में। इसकी लोकेशन भी कहाँ है? गुजरात में। तो लोथल भी है गुजरात में, धौलावीरा भी है गुजरात में, और रंगपुर भी है गुजरात में। रंगपुर की जो उत्खनन कार्य किया था वो रंगनाथ राव ने किया था 1953-54 में। आप रंगपुर का तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, रंगपुर और रंगनाथ राव। चहुंदड़ो।
अगला स्थल है सिंधु नदी के किनारे है, नवाब शाह सिंध प्रांत। इसकी पहली बार जो इसका उत्खनन कार्य किया था वो मैके ने 1925 में किया था, फिर एजी मजूमदार ने 1931 में इसका उत्खनन कार्य किया था। अगला हमारा स्थल है कोटदीजी। कोटदीजी कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे ही है, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत खैरपुर, खैरपुर एक जगह है। एक आपने सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो पढ़ा और एक ही सिंध प्रांत में क्या है, कोटदीजी भी है। इसका उत्खनन कार्य किया था फजल अहमद ने 1953 में। तो कोटदीजी सिंध नदी के किनारे है, खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, तो सिंध प्रांत फजल अहमद ने 1953 में किया था। अगला स्थल है हमारा रोपड़। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है, रोपड़ पंजाब। ये पंजाब जो है ये हमारे भारत में जो पंजाब है वो वाला पंजाब है। पंजाब जैसे कि आप जान रहे हैं 5 नदियों का संगम है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु और सरस्वती। सप्त सिंधु प्रदेश कहलाते थे, लेकिन जो 5 नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उससे घिरा हुआ जो क्षेत्र था उसे ही पंजाब कहा जाता है। ये सारी नदियां जो है भारत से होते हुए फिर पाकिस्तान में बहते हुए गुजरती हैं। इसका उत्खनन कार्य जो है किया था यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 1956 के बीच में। अगला हमारा स्थल है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है, मकराना पाकिस्तान में, मकराना पाकिस्तान में। इसका उत्खनन कार्य किया था ऑरेल स्टाइन ने 1927 में। सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे है, मकराना पाकिस्तान में, और एल स्टाइन ने इसका उत्खनन कार्य किया था 1927 में। अगला स्थल है हमारा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। अब आप पढ़ते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो विस्तार आप पढ़ते हैं तो इसके विस्तार में जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट है वो ईस्टर्न पॉइंट क्या है, आलमगीर उत्तर प्रदेश, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। इसका उत्खनन कार्य किया था यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में। अगला हमारा स्थल है बुर्जहूम। बुर्जहूम ये कश्मीर में स्थित है, एकमात्र ऐसा स्थल है जो कश्मीर में खोजा गया सिंगल, और ये वही जगह है जब आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है तो वो बुर्जहूम है। आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि गर्त निवास क्या, गर्त निवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मतलब अंदर जो है जमीन के अंदर घर बनाकर रहने का जो साक्ष्य है वो बुर्जहूम से मिले हैं। इसकी खोज की थी डिटोरा एवं पीटरसन ने, 2 लोगों ने मिल करके इसकी खोज की थी। अगला स्थल हम देखते हैं, अगली स्लाइड में हमारे हैं ऋग वैदिक कालीन देवता। कभी कभी ये पूछ लेता है कुछ कि ऋग वैदिक काल के कुछ देवताओं के नाम की, ये इनका क्या काम था या ये किस चीज़ से संबंधित थे, इनकी पूजा क्यों होती थी, उससे संबंधित शब्द है। जैसे पहले देवता है इंद्र। इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता कहा जाता है। इन्हें दुर्गों का विनाशक भी कहा जाता था। तो इंद्र हमारे युद्ध और वर्षा के देवता हैं। अग्नि, अग्नि जो देवता हैं वो मनुष्य और देवता के बीच जो है वो मध्यस्थ का माना जाता था, क्योंकि जब पूजा होती थी तो पूजा में यज्ञ किए जाते थे, और जो यज्ञ होता था उस यज्ञ में जो हविष दी जाती थी, मतलब जो चीज़ें चढ़ाई जाती थी वो देवता तक पहुंचती कहती थी, क्योंकि वो जल करके अग्नि में फिर हवा के माध्यम से देवताओं तक पहुंचती थी, इसीलिए इनको मध्यस्थ कहा जाता है कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में ये मध्यस्थ हैं। अगले देवता है मारुत। मारुत को आँधी का देवता कहा जाता है। पूषण, पूषण जो है पशुओं के देवता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा पशुपति, क्या पशुपति, ये पहले जानवरों के देवता थे, फिर धीरे धीरे करके फिर जो है जो दलित समाज थे उसके द्वारा इनकी पूजा होती थी, फिर धीरे धीरे आज तो इनका रूप अलग तरीके से पूजा जाता है, महादेव या शिव के रूप में इनको पूजा जाता है। आप पशुपति मंदिर
पशुपति मंदिर आप जानेंगे कहाँ पर है, नेपाल में। नेपाल में पशुपति मंदिर भी है। फिर अगले देवता हैं सोम। सोम जो है वनस्पति के देवता थे। सोम एक पेय पदार्थ की तरह होता था जिसे ऋग्वैदिक कालीन लोग पीते थे। अब आज के टाइम पे तो सोम कुछ लोग दारू को भी बोलते हैं, उसकी उपमा हो गई है या उसका दूसरा शब्द समझ लीजिए। और उस समय ये वैसा दारू जैसा कुछ मेरे हिसाब से वैसा नहीं था जो इतिहास में पढ़ा जाता है, बट ये है कि समझ लीजिए कि वनस्पति के देवता थे। उषा, उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता थे कि मनुष्य को जो प्रगति और उत्थान चाहिए थे तो उषा नाम के एक देव का की पूजा होती थी। अगला है अश्विन। अश्विन जो है विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। विष्णु, विष्णु को जगत का संरक्षक और पालन करता, ये तो हम आज भी मानते हैं और तब भी मानते थे कि भाई इस जगत के पालन करता है या जो इस जगत को चला रहे हैं वो कौन है, विष्णु है। फिर एक है द्योष। द्योष जो थे आकाश के देवता थे, जो इन्हें सबसे प्राचीन देवता माना जाता है, जिनकी पूजा सबसे प्राचीन की जाने लगी। फिर अगले हैं वरुण। वरुण को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता कहा जाता है, समुद्र के देवता भी माना जाता है, इन्हें ऋतु परिवर्तन का देवता भी माना जाता है। फिर अगले हैं यम। यम को मृत्यु का देवता माना जाता है और ये आज भी है कि यम जो है मृत्यु के देवता ही माने जाते हैं। फिर ऋग्वैदिक कुछ शब्दावलियां हैं जिनके कुछ विशेष अर्थ होते थे उस समय कुछ अलग। अब ये शब्द प्रचलन में इस वक्त तो नहीं है, लेकिन उस वक्त इनका प्रयोग किया जाता था। जैसे एक है गोप्ता। पहले क्या है, गोप्ता। गोप्ता क्या होता था, राजा। इनको कभी कभी जैसे गोप होता था जो ना एक पर्टिकुलर एरिया होता था जिसके निवासियों का जो मुखिया होता था वो राजा कहलाता था और उसे गोप्ता भी कहा जाता था। फिर अगला है गोहंता। गोहंता का मतलब होता था अतिथि। अब आप जैसे समझ रहे होंगे कि अतिथि को गोहंता क्यों कहा जाता है, अजीब टाइप की थोड़ा सा लग रहा है कि अतिथि है। एक तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अतिथि भगवान होता है, फिर ये भी कहा जा रहा है कि उस वक्त गोहंता कहता है। इसका कारण ये है, मैं छोटा सा एक कारण इसके पीछे कहानी ही बता दे रहा हूँ। क्योंकि पहले ये प्रचलन था कि जब कोई अतिथि आता था तो अतिथि जब जाने लगता था तो उसे एक गाय दान में दिया जाता था। ठीक है, कि उसके विदाई के समय विदाई के साथ में एक गाय दिया जाता था, जिससे क्या हो जाता था कि उस आदमी के पास एक गाय कम हो जाती थी। और जैसा कि आप जान रहे हैं, आपने पढ़ा होगा कि वैदिक काल में गायों के लिए ही युद्ध होते थे, गाय ही उनका धन होती थी। अब जब एक गाय चला गया तो इसलिए जो ये गाय कम हो रहा है इसलिए इनको गोहंता कहा जाता है कि गो गायों का हरण करने वाला। ठीक है। फिर अगला है अघन्या। अघन्या का मतलब ये है कि जिसे मारा ना जा सके, जो मारने योग्य ना हो। तो गाय के लिए क्या होता था, अघन्या शब्द प्रयोग होता था। एक शब्द है सीता। सीता का मतलब है कि खेत में जब हल चलाते हैं तो बीच में नालियाँ जो बन जाती हैं तो उन नालियों को जो है सीता कहा जाता है। बाद में ये सीता का अर्थ कुछ और हो जाता था, सीता भूमि होती थी, फिर उसके अर्थ कुछ और होते थे, आगे हम पढ़ेंगे। फिर है कर्मा। कर्मा मतलब जो धातु कर्म करते थे, जैसे लोहे या धातुओं से जो औजार बनाते थे या और भी बर्तन बनाते थे, ऐसे काम करने वालों को कर्मा कहा जाता है। एक होता था वास। वास का मतलब है कि आपके कमर के ऊपर जो चीज़ें पहनी जाती थी उसे कहते थे वास। जो वस्त्र कमर के ऊपर पहना जाता था उसे वास कहते थे। और नीवी कहते थे किसको, जो कमर के नीचे पहना जाता था। तो कमर से जो ऊपर पहना जाता था उसे वास कहते थे, कमर से नीचे जो पहना जाता था उसे नीवी कहते थे। फिर एक शब्द है अधिवास। अधिवास मतलब ऊपर से धारण किया जाने वाला शब्द। मतलब आपने कपड़े जो पहने हैं, नीचे आपने क्या पहने हैं, नीवी पहना है, ऊपर क्या पहना है, वास पहना है। अब इसके ऊपर से कुछ ओढ़ने जैसे, जैसे आज के कुछ लोग जो है चादर टाइप की चीज़ें ओढ़ते थे, जैसे दुपट्टा कोई रखता है या फिर इसके अलावा जैसे पगड़ी है, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती थी, ये अधिवास। क्योंकि इन कपड़ों के अलावा जो ऊपर से पहना जाता है, जैसे आज कोट पहन लिए आप, तो वो अधिवास है। फिर एक है अरित्र। अरित्र कहा जाता था नाविक को। नाविक को क्या कहा जाता था, अरित्र। फिर एक है धन्व। धन्व कहा जाता था मरुस्थल। मरुस्थल को क्या कहा जाता था, धन्व। फिर तक्षण। तक्षण एक शब्द है जिससे बढ़ई को कहा जाता था, तक्षण। फिर है वाप्ति। वाप्ति कहा जाता था नाई को। नाई को क्या कहा जाता है, वाप्ति। लांगन एक शब्द है, ये है हल।
हालांकि ये सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये वास, नीवी, अधिवास, गुप्ता, गोहंता, अघन्या, सीता, ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल के तौर पे देख लेते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछा जाए, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस देने की कोशिश करते हैं या जो प्रचलन में नहीं है वो तो पढ़ लेते हैं। युद्ध, युद्ध का मतलब है गविष्ट, गेसु, गम्य। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पहले जो लड़ाई होती थी, जो युद्ध होते थे, वो गायों के लिए होते थे, और कौन कितना बड़ा है या अमीर है ये इस बात से पता चलता है कि उसके पास कितनी गायें हैं। तो युद्ध होते थे किसका, युद्ध का मतलब है गविष्टि, गायों की खोज और उनके युद्ध, उनको मतलब गायों को लेने के लिए या हमारे पास कितनी गायें होंगी उसके लिए युद्ध होते थे। आगे देखते हैं, एक शब्द है उर्वरा। उर्वरा, उर्वर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जो जगह खेती करने के योग्य है वो उर्वर है। तो जुते हुए खेत को क्या कहा जाता था, उर्वर। अब उसी खेत को जोता जाएगा जिसमें जो पैदा करने लायक होगा। अनुर्वर का मतलब जो ऊसर हो, जहाँ पर खेती ना हो सके। अगला है धान्य। धान्य कहा जाता था अनाज को। एक शब्द है खिल्ल। खिल्ल कहा जाता था चारागाह को, जो चारागाह की जगह होती थी उसे खिल्ल कहा जाता था। फिर एक शब्द है बेकनाट। बेकनाट कहा जाता था जो लोग सूद खोर होते थे, मतलब सूद पे पैसा देते थे, मतलब इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट पे जो पैसे देते थे, ब्याज कह सकते हो, ब्याज पे जो पैसे देते थे उनको कहा जाता था सूदखोर। फिर एक है व्राजपति या वज्रपति। ये भी चारागाह को जो मालिक होता था, चारागाह का जो मालिक होता था, चारागाह के लिए तो खिल्ल शब्द है, लेकिन जो चारागाह का मालिक जो होता था उसे व्रजपति कहा जाता था। फिर एक है कुलप। जो ऋग्वैदिक सभ्यता में जो सबसे समाज की सबसे छोटी इकाई थी उसे कुल कहा जा सकता है, मतलब परिवार, कुल का जो मुखिया होता था उसे कुलप कहा जाता था। तो एक छोटी इकाई थी, छोटे लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे, परिवार के स्तर पे जो इकाई होती थी वो इकाई होती थी कुल, और कुल का जो मुखिया होता था वो कुलप होता था। एक होता अस्पस या दूत। तो जासूस कभी कभी ये दूत के रूप में भी काम करते थे, वैसे ये जासूस के रूप में ही काम करते थे, लेकिन कभी कभी राजा इन्हें अपना दूत बना करके भी भेजता था। अगला है सुता। सुता का मतलब है सारथी और न्याय मंत्री। ये क्या काम करता था, एक तो सारथी होता था, दूसरा ये करता था न्याय का काम, तो न्याय मंत्री भी होता था, न्याय से संबंधित काम भी करता था। अगला है अक्षवाप। अक्षवाप का मतलब है लेखाधिकारी। जो साम्राज्य के या राजा के लेखा संबंधित कार्य करता था, वो लेखाधिकारी जो होता था उसे कहा जाता था अक्षवाप। अगला है हमारा, भारत में जो महत्वपूर्ण मठ हैं और उनकी अवस्थिति जो है या स्थिति है वो कहाँ पर हैं, उसके बारे में हम रिवीजन कर रहे हैं, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ मठ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। जैसे पहला ये है हमारा घूम मठ, ये कई बार पूछा गया सवाल है। घूम मठ कहाँ है, पश्चिम बंगाल घूम में। घूम एक जगह है जो पश्चिम बंगाल में है, ये यहाँ पर है। फिर है टाबू मठ। टाबू मठ कहाँ है, ताबो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है ये। आप जनरली ये याद करिए कि राज्य आपको याद हो कि किस राज्य में है, बाकी बहुत सारा अंदर तक घुस के नहीं पूछते हैं कई बार सवाल, लेकिन वो ये पूछते हैं कि हाँ किस राज्य में है, तो राज्य का नाम पूछ लेते हैं। फिर है की गोम्पा मठ। की गोम्पा मठ, अब की गोम्पा मठ ये भी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, स्पीति घाटी में ही। फिर है एक नामग्याल मठ, ये भी कई बार पूछा गया है। नामग्याल मठ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया गया है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। फिर है हेमिस मठ, ये भी कई बार सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में। ये है लद्दाख, जम्मू कश्मीर। अब तो जम्मू कश्मीर इसको नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अब ये लद्दाख में ही है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है 2019 से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब 28 राज्य हमारे पास हो गए, इसलिए पहले 29 राज्य थे। फिर है एक अलची गोम्पा मठ। अलची गोम्पा मठ ये कहाँ है, अलची गांव, लेह। लेह कहाँ है, लद्दाख में। फिर है एक थिकसे मठ।
थिकसे मठ ये कहाँ पर है? ये भी है लद्दाख में। तो आपने देखा लद्दाख में कितने हैं? 3, हेमिस मठ, अलची गोम्पा मठ और थिकसे मठ। नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में है, की गोम्पा मठ हिमाचल प्रदेश में है, टाबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। फिर है लिंगदम मठ, लिंगदम मठ है गंगटोक सिक्किम में, सिक्किम में है लिंगदम। फिर है सासुर मठ, सासुर मठ कहाँ है? लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में। फिर एक है रूमटेक मठ, ये भी पूछा गया है कई बार आपके कोई एग्जामिनेशन में। ये है गंगटोक सिक्किम में। सिक्किम में 2 मठ हैं, एक है लिंगडम मठ, एक है रूमटेक मठ। तो ये दोनों कहाँ पर है? सिक्किम में। एक है तवांग मठ, ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। तवांग मठ, तवांग मठ कहाँ है? तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश। अब अगर ये अरुणाचल प्रदेश में एक तवांग डैम भी है, ठीक है, आप याद रखिएगा तवांग डैम भी बना है। तो कभी आपसे भी पूछ लिया जाए तवांग डैम कहाँ, वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। फिर एक है बोधिमंडा मठ, बोधिमंडा ये क्या है? बोध गया बिहार से। इसे आप बोधि से याद रखिएगा कि बोधि है तो बोध गया में है। फिर एक है शंकर मठ, शंकर मठ कहाँ है? लद्दाख में, ठीक है, शंकर मठ कहाँ है? लद्दाख में। तो आज तक हम इतना ही रखते हैं वीडियो, बहुत लंबा नहीं, हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको इसीलिए यहीं पे बता देता हूँ कि एक होता है मठ, मठ का मतलब क्या है? मठ का मतलब है कि मंदिर टाइप का या पूजा स्थल है ये, ठीक है। आप मठ को ऐसा समझिए, मठ क्या होते हैं? जहाँ पर पूजा की जाती है। अब वो किस देवता की है वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये है कि इसे हम पूजा स्थल के तौर पे जानते हैं। तो इस तरीके का हम अलग अलग वीडियोज़ में, छोटे छोटे वीडियोज़ में रिवीजन करेंगे जो फैक्ट हैं, फैक्ट बेस्ड जो डेटा होंगे। क्योंकि अगर कई बार क्या होते हैं ये चीज़ें आपको जैसे मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं या कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चंस फैक्ट याद हैं तो आप एलिमिनेट भी करके सवाल को हल करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए फैक्ट का इम्पोर्टेंट वनडे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा है। बाकी जिसमें कन्वेंशनल या रिटन प्रोसेस में एग्ज़ाम होते हैं उसका तो अलग ही मैटर है, उस पर आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर भी यहाँ फैक्ट का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अपने आंसर्स में फैक्ट को देते हैं तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। फ़िलहाल के तौर पे वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, आप इसी तरह एक एक वीडियो हम ले आते रहेंगे, रोज़ाना एक वीडियो मिलेगा आपको, और इस हिसाब से आप इसको पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।